चले सर आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास में आगे बढ़ते हुए क्विकली IFRS 8 जो अब तक हम पढ़ चुके हुए हैं उसको एक दफ़ा करेंगे। हमने कहा सर IFRS 8 क्या कहता है हमें। IFRS 8 कहता है कि भैया ऑब्जेक्टिव क्यों मैं वजूद में आया हूँ टू आइडेंटिफाई कि भैया कौन सी इंफॉर्मेशन दिखानी है कौन सी नहीं दिखानी है। सर फिर हम मज़ीद आगे बढ़े थे और हमने क्या पढ़ा था सर लिस्टेड कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट पे अप्लाई होता है इंटरिम और एनुअल दोनों पे होता है। अगर कंसोलिडेटेड और सेपरेट है दोनों पे होता है, लेकिन अगर दोनों एक साथ ही पब्लिश हो रहे हैं तो सिर्फ किस पे होगा कंसोलिडेटेड पे होगा। फिर आगे बढ़े थे और आगे बढ़ते हुए हमने पढ़ा था कि सर सबसे पहले हम क्या देखते हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट कितनी बातें होती हैं उसमें। पहली बात एबिलिटी टू अर्न एंड स्पेंड, दूसरी बात रिव्यूड बाई CODM, तीसरी बात डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फिर और आगे बढ़े थे और हमने क्या पढ़ा था हमने कहा सर एग्रीगेशन क्राइटेरिया। एग्रीगेशन क्राइटेरिया क्या होता है हमने कहा कि सर जो है अगर 5 बातों में सेम हो तो कर देंगे। नेचर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्शन प्रोसेस सेम हो, तीसरा टाइप एंड क्लास ऑफ कस्टमर, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सेम और आखिरी रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। इसका एक जुगाड़ू वर्ड क्या होता है सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर और आगे बढ़े थे और हमने क्या पढ़ा था रिपोर्टेबल सेगमेंट। रिपोर्टेबल सेगमेंट्स क्या होते हैं वैसे ला दे बहुत नहीं लाया सही है। फिर हमने कहा कि सर 3 बातों में से कोई एक बात पूरी होनी चाहिए। पहली बात क्या थी हमने कहा कि सर सबसे पहला था कि सेल्स रेवेन्यू क्राइटेरिया उसका जो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल रेवेन्यू सेगमेंट का वो तमाम सेगमेंट्स के इंटरनल प्लस 10% या उससे ज़्यादा हो। 10 मतलब 10, 9.99 इज नॉट 10 हियर। फिर आगे बढ़े थे एसेट्स क्राइटेरिया कि वो जो सेगमेंट हो उसके एसेट्स वो तमाम जो है सेगमेंट्स के 10% या उससे क्या होने चाहिए ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ भी 10 मतलब 10 नॉट 9.99 इज नॉट 10। फिर तीसरी बात क्या पढ़ी थी हमने प्रॉफिट और लॉस क्राइटेरिया। क्या मतलब सर हमने कहा कि वो जो सेगमेंट है उसके जो है उसका जो है ना वो जो है प्रॉफिट सम ऑफ प्रॉफिट लेना है सम ऑफ लॉसेज दोनों को जो हायर आएगा उसका 10% लेके इंडिविजुअल सेगमेंट के प्रॉफिट या लॉस से कंपेयर करना है एक्सक्लूडिंग साइन। एक्सक्लूडिंग साइन क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं सही है सर। फिर हम और आगे बढ़े थे हमने देखा था सर कि इसके जो है वाइल्ड कार्ड एंट्री अगर रिपोर्टेबल सेगमेंट्स आपने कहा उनकी सेल्स कम से कम कितनी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो किसी भी एक सेगमेंट को पकड़ करके क्या बनाना है रिपोर्टेबल बना देना है। ऐसा ही है सर। फिर हम और आगे बढ़े थे और हमने क्या पढ़ा था वो पढ़ लिया सर 75% रूल के हिसाब से हमने डिस्क्लोजर में 2 डिस्क्लोजर सही है। पहला रिपोर्टेबल दूसरा रिकंसिलिएशन बिटवीन रिपोर्टेबल और सही ना। फिर और आगे बढ़े थे और हमने क्या पढ़ा था सर हमने डिस्क्लोजर के अंदर पढ़ा था कि मेजर कस्टमर का डिस्क्लोजर अलग देना है। अगर अलग अलग कंट्रीज में सेल्स हो रही हैं तो वो अलग हो रही हैं। अलग अलग कंट्रीज में अगर एसेट्स हैं तो उनको अलग बताना है। फिर हम और आगे बढ़े थे और हमने क्या पढ़ा था सर हमने पढ़ा था हमने सवालात किए थे सही है। तो आए सर आज इसी 5 पेपर्स के सवालात को जो है ना कंटिन्यू करते हुए हम आएंगे। और याद रखिएगा एग्जामिनर बाबू जो है इसके ऊपर या तो MCQ पूछे हैं या तो छोटा सवाल। तो हमने एक आसानी की हमने कोशिश ये की कि आपके लिए जब तक आप लोग आ रहे थे आज गलती से हम जल्दी आ गए थे तो मैंने कहा हम कुछ पास पेपर्स के सवालात निकाल लें ना सर। तो आए सर ये अटेम्प्ट है अटेम्प्ट आप लोग देखते जाएंगे। MCQ इसमें पूछा गया इसके अंदर अटेम्प्ट मैं आपको बता देता हूँ। पहली अटेम्प्ट है मार्च 20 ऑटम 19 तक के हमने कर लिए थे। मार्च 20 का सवाल है आखिरी MCQ है आपके दांतों की तरह साफ और शफाफ है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू IFRS S इफ अ फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेन्स बोथ कंसोलिडेटेड लाइटें शेडें बंद कर दें क्या सही है कंटेन्स बोथ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ पेरेंट एज वेल एज ऑफ अ parent separate financial statement segment is required only in the consolidated financial information। 1 नंबर की इसको जगह मिली किसमें MCQ में मार्च 20 में। फिर आ जाते हैं सर ये सवाल था सितंबर 21 का। कब का सवाल था
फिर भी मुझे चेक करने दें। यह सितंबर 21 का सवाल था, ये सवाल भी आप लोग कर सकते हैं। 6 operating segment of an entity have reported the following profit or loss for the year. For the purpose of determining reportable segment, the quantitative threshold of 10% would be applied on the amount of प्रॉफिट का टोटल, लॉसेस का टोटल, है ना सर? तो अगर प्रॉफिट का टोटल करें तो हमने कहा 100 प्लस 25 प्लस 35 160 और 50 प्लस 40 90, तो किस पे अप्लाई होगा? 160। ऐसा ही है सर। ये आपने कर लिया सितंबर 21। अब आ जाते हैं मार्च 21। मार्च 21 में अच्छा देखते, मार्च 21 का सवाल हम इसलिए नहीं करेंगे, हम ये करेंगे फाइनल अकाउंट्स के साथ। ये आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 8 पर, ये फाइनल अकाउंट्स का सवाल था। इसके एडजस्टमेंट नंबर 8 पढ़ेंगे, 9 पढ़ेंगे और 11 मतलब पढ़ेंगे। 8 9 10 11 पढ़ते जाएं सब बच्चे, ये वाली से लेकर ये वाली तक। पढ़ ली? ये हम करेंगे फाइनल अकाउंट के साथ। मैंने कहा था इसकी जोड़ी किसके साथ हो सकती है? अगर आप देखेंगे सवाल था फाइनल अकाउंट्स का, कह रहा है प्रिपेयर दी रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पूरी स्टेटमेंट्स बनवा रहा है अलोंग विद द रेलिवेंट नोट्स। तो नोट बनेगा इसका, लेकिन ये हम करेंगे इंशाल्लाह किसके साथ? फाइनल अकाउंट्स के साथ। तो फाइनल अकाउंट जब हम कर रहे होंगे तो हम ये कर लेंगे। क्या हम क्लियर है मेरा बच्चा? चले सर, फिर हम मजीद आगे बढ़ेंगे और मजीद आगे बढ़ते हुए मार्च तक में हम आ गए। अब हम आ जाते हैं और ये आ गया हमारे पास, देख लेते हैं कौन से 21 चल रहा था ना, 22, मार्च 22 पे आ जाते हैं। अब हम मार्च 22 के अंदर एक एमसीक्यू की इसको जगह मिली और ये पढ़ते हैं। कह रहा है ऑपरेटिंग सेगमेंट इज जस्ट स्टार्टेड but has not earned any revenues yet. Which of the following statement is correct? बताएं जी। एक ऑपरेटिंग सेगमेंट है जिसने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं, लेकिन रेवेन्यू ऑन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? इट मे बी अ reportable segment if condition is met. It is a reportable segment. Even if condition is not met, it is reportable segment. Even if quantitative threshold is met, it will be a reportable segment over only after, बोले एक स्टार्टअप ऑपरेशन है, सही है ना, और उसने अभी रेवेन्यू कमाना शुरू नहीं किया है, सही है। तो बताओ कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? कितने लोग कह रहे हैं ए, कितने लोग कह रहे हैं बी, सी, डी? सही जवाब है ए। अभी धंधा खोला है, रेवेन्यू कमाया नहीं है, लेकिन सलाहियत है भाई। धंधा खोला क्यों है? कमाने के लिए ना। तो एबिलिटी टू अर्न इज इंपॉर्टेंट, सही है सर। अभी उसने अर्निंग स्टार्ट नहीं की, लेकिन फ्यूचर में कमा लेगा, तो एबिलिटी टू अर्न इज इंपॉर्टेंट। तो सही जवाब क्या है? ए। तो सर ये एक एमसीक्यू की जगह आप देख रहे हैं, इसको मिल रही है या तो एमसीक्यू या तो वो। आ जाए सर, इसके बाद सितंबर 22 में भी इसको एक एमसीक्यू की जगह मिली है, 2 की सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ IFRS 8? बताएं जी। कितने लोग कह रहे हैं ए? 2 or more operating segments may be aggregated into a single operating segment. होता है ऐसा? हो सकता है? हाँ, नहीं हो सकता? ये हो सकता है। एग्रीगेशन क्राइटेरिया कैसे हो तो सकता है ना भाई। An operating segment not fulfilling 10% quantitative threshold may still be a reportable segment. 75% रूल फिर कल हमने पढ़ा भी था स्टडी टेक्स्ट में कि अगर आपको मैनेजमेंट को लगता है बताना ज़रूरी है तो भी बता सकती है। तो सर जवाब क्या है? सी,
बोथ आर करेक्ट। आ जाए। As per IFRS, which two of the following disclosures apply to all entities, including those entities that have a single? ये वही बात करें जो कल हमने स्टेट टैक्स से पढ़ी थी। बताएं जी, बताएं। 2 है, ए है, कितने लोग करें? ए है 1, यस सर मेजर कस्टमर। बी है, नो सर। सी, डी, यस सर डी। तो नॉन करंट एसेट्स लोकेटेड इन पाकिस्तान एंड इन ऑल ए और डी। सही है सर, यहाँ भी इसको एमसीक्यू की जगह मिली। फिर आगे आ जाते हैं, यहाँ भी एमसीक्यू की जगह मिली है इसको। ये हमने 22 खत्म किया, ये मार्च 23 पढ़े। सिलेक्ट दी for each of the following multiple choice as per IFRS 8 an operating segment is identified as a in the current year that was not required to be reported separately in a, कल हमने इस किस्म की कोई बात भी पढ़ी थी स्टेट टैक्स में। Which of the following is the correct way of reporting this newly reportable segment? कितने लोग करें ए? यस सर सही जवाब है ए। तो आप देख रहे हैं स्टडी टैक्स इज इम्पोर्टेंट। अब आ जाए सर, ये आ गया फिर इसने काफ़ी इसका सितंबर 23, हाँ ये अटैम्प्ट सितंबर 23 ही है ना। सितंबर 23 में इसने कहा बहुत एमसीक्यू कर लिए, ठीक है। लेकिन सवाल में थोड़ी सी शरारत है। आए, रिक्वायरमेंट सबसे पहले पढ़नी है हमें बड़े सवाल की, ऐसा ही है। तो आए सर, रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है ये शख्स? Keeping in view the CEO's viewpoint of view, discuss how the components should be note of operating segments in accordance with IFRS। लिख रहा है प्रिपरेशन ऑफ नोट, फिर भी वो कहते हैं कुछ अजीम हस्तियां नोट बना के आती हैं। उसने कहा बेटा नोट नहीं बनाना है। चलिए सर अब सवाल पढ़ते हैं। कह रहा है Direct Limited is listed and has the following information is available about the components A से लेकर G तक है, एक्सटर्नल है, इंटर है, टोटल है, प्रॉफिट और लॉस है और टोटल एसेट्स है। ऐसा ही है। लाइबिलिटीज दी हुई है इसने। सबसे पहले नोट्स के अंदर आपको लाइबिलिटी चाहिए होती है ना मिनिमम भाई। आ जाए, एक्सपेंसेस भी नहीं दिए हुए इसने मेजर है ना, कुछ उसका ब्रेकअप, कुछ हद तक एक्सपेंसेस भी चाहिए होते हैं हमें। फिर पढ़ते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स आर रिव्यूड बाय, ही इज ऑफ द व्यू दैट ऑल कंपोनेंट्स नीड टू बी प्रेजेंट सेपरेटली। स्टेटमेंट ऑफ सर डीएलसीए जो है ना, सीओ सारे देखते हैं, मतलब सीओडीएम सबको रिव्यू करता है, ये बात तो हो गई। और वो कह रहा है कि सबको प्रेजेंट करना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं सर, हमने कहा क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड की एक बात होती है। फिर आते हैं कंपोनेंट्स ए एंड जी एग्जिबिट लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बिकॉज दे हैव सिमिलर while other components do not have similar एग्रीगेशन क्राइटेरिया की तरफ इशारा है कि ना, यहाँ पे वो बेसिकली कह रहा है एग्री। फिर कह रहा है कंपोनेंट्स एफ अर्न्स रेवेन्यू दैट आर ओनली टू द एक्टिविटीज ऑफ डीएल एंड सपोर्ट्स कंपोनेंट सी एन। मतलब वो याद है कि हमने एक लैब वाला सवाल पढ़ा था, उसी की तरह का है कि भैया ये खाली उसको सपोर्ट करते हैं, उसके अलावा कुछ और काम के ये नहीं है। लेकिन इंटरनल रेवेन्यू से भी हो सकता है। इंसिडेंटल टू द एक्टिविटीज ऑफ डीएल का मतलब क्या है? ये जो लाइन लिखी है ओनली, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इंसिडेंटल टू द एक्टिविटीज ऑफ डीएल, Company F earns revenues that are only incidental to the activities of DL। क्या मतलब? कि ये सिर्फ इंटरनल वाला ही बंद है, इसका कोई बाहर से कोई भी ताल्लुक नहीं है। सही है। और उसने फिर आगे बता भी सपोर्ट करता है सी और डी को, है ना। जैसे भाई यूनिलीवर है, एक प्लांट है,
वो सी और डी को सपोर्ट करता है, सही है ना, वो करके अपना आटा गूंद के दे देता है उसको, कौन के लिए, आइसक्रीम के, और एक को फूड्स को, नूडल्स के लिए। तो हमने कहा सर ये है। अब बोले आपको बताना है शुड बी प्रेजेंटेड इन द नोट ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट्स। अब सर देख लें, अब सर आपको बताएं कैसे प्रेजेंट होंगे ऑपरेटिंग सेगमेंट के नोट में। अब ये पेपर में आप बैठे हुए, सवाल आपके सामने हैं और अब आपने करना है सर ये पढ़ें और शुरू हो जाएं भैया। 5 मिनट दे रहा हूँ मैं आपको करने के लिए। सितंबर 23। रिक्वायरमेंट बता दूं, कीपिंग इन व्यू CEO's point of view, discuss how the above component should be presented in the नोट की प्रिपरेशन। सबसे पहले तो देखो एक एक करके पॉइंट्स को, जो सीईओ जो भंड मार रहा है, कह रहा है कि ये कर दो वो कर दो, तुम्हें बोलना है भाई तू सही नहीं है। यहाँ पर जो मेन चीज़ है ना, पता है वो क्या है? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सर वो हो गया थे, आप रख लें, मैंने उससे साइज वाले लिए हैं। नहीं आप रख लें, मुझे नहीं चाहिए, मेरा थोड़ा मैं ज़्यादा टैबलेट पे हूँ। ठीक है, अगले हफ्ते। ठीक है इंशाल्लाह। सीईओ के पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए बताएं कि डिस्कस करें नोट्स की प्रिपरेशन में किन चीज़ों को मद्देनज़र रखेंगे। मिलेगा इसमें थोड़ा रिक्वायरमेंट, फिर देखते हैं। नोट नहीं बनाना है इसमें, एक मासूमाना सवाल है सर, यहाँ पर वो वर्किंग करोगे थ्रेशोल्ड वाली हो? कितने लोग करेंगे वर्किंग करेंगे थ्रेशोल्ड वाली हो? यस सर करनी चाहिए, हमें उसको बताना है भाई कौन सा रिपोर्टेबल है, लेकिन वर्किंग करते हुए हमें ख्याल रखना है ए और जी को एक एक मिलाएंगे, सही है। खैर वैसे भी वो क्राइटेरिया मीट कर ही रहा है, लेकिन फिर भी ए और जी एक होंगे, क्योंकि भाई उसको पूरा बताना है कि ए और जी एक हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें लफाजी में वही करना है, बोलेंगे भाई इस हिसाब से आपको सारे सेगमेंट डिस्क्लोज नहीं करने, ये बताने हैं। फिर इनके बारे में आप बोलेंगे हमें लाइबिलिटीज़ भी चाहिए होंगी और सारी चीज़ें। कौन कौन से इसमें से रिपोर्टेबल बन रहे हैं? ए सी डी हो गया, लिखा है इसमें, ड्राफ्टिंग की है। नहीं समझ आ रहा, समझ नहीं आ रहा या नज़र नहीं आ रहा? हाँ लेकिन हम ये पहले बोलेंगे कि एफ देखते हैं कि उस बेसिस पर नहीं होगा कि इंटरनल है तो भी हो सकता है, लेकिन हमें इसको थ्रेशोल्ड चेक करना पड़ेगा। ऐड कर दूंगा कि भाई ये सेगमेंट सपोर्ट होगा।
एफ रिपोर्टेबल हो रहा है। यहाँ पर सम ऑफ लॉसेस ज़्यादा है, 300 प्लस 45 प्लस 580 है ना। और एसिड की बेस पे मुझे लग रहा है एफ हो जाएगा रिपोर्टेबल, नहीं? तो ए और जी मिला करके एक सेगमेंट, एफ और डी ऐसा, या सी, सी डी भी हो रहा है, बी नहीं हो रहा है, ई नहीं हो रहा है ऐसा। फिर इसका पासिंग परसेंटेज देखें इस सवाल का, सितंबर 23 की अटेम्प्ट थी। एग्जामिनर कमेंट्स, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? फाइव या 4? 2 ड्रिग। $62 responses were but did not but lack completeness potentially resulting in अब आगे नहीं बताऊंगा, आगे तो सर शरारत है। आए अब हम आ जाते हैं सर, आई के भैया ने जो उसका आंसर दिया वो देखते हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो ये काम करना है, सही है। तो हमने कहा ये वर्किंग आपने करनी थी, रेवेन्यू, एब्सोल्यूट प्रॉफिट और एसेट्स, ठीक है। ये वर्किंग सही है आपकी। सर अगर आपने ये वर्किंग सही की है तो इसके मार्किंग प्लान में हम जाके के मार्क्स भी देख सकते हैं, रुक जाएं, ताकि हमें पता तो चले ना कि यार एग्जामिनर भैया किस अप्रोच से चलता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है सर। सिर्फ लफाजी करने में यहाँ पर इतना था ही नहीं। क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड निकालने के कितने मार्क्स थे? अप टू 1 मार्क फॉर डिस्कसिंग ईच सेगमेंट। अब आ जाएं सर, इसके आंसर पे थे ना वो, अरे भाई आ जाओ। Contrary to the company's CO पर DL's component should be presented in the ANG may be presented as a aggregated segment because they have and when combined mean all the quantitative threshold। सही है। अगर आपने ये बात की तो आपका 1 नंबर पक्का। C will be presented as a because of its loss of 5 which is greater than 90 further its revenue is। अगर आपने C को घोषित कर दिया रिपोर्टेबल लिखते हुए ही तो भी आपका 1 मार्क्स पक्का। तो पासिंग मार्क्स तो निकल गए यहाँ तक। फिर आते हैं D will be presented as because it meets all the components B, E and F will be। सर F को नहीं मान रहा रिपोर्टेबल, क्यों नहीं मान रहा? अब आए पढ़ते हैं मोर ध्यान से। मतलब बी ई और एफ एक साथ आएंगे। फिर कह रहा है अब आ जाए सर, इसने कहा है कि डी विल बी प्रेजेंटेड एज अ सेपरेट सेगमेंट कम मोर देन 75%। इसने कहा 75% क्राइटेरिया मेट हो गया। सेगमेंट बी देन बट फेल्स टू मीट क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड। सेगमेंट ई इज एन सेगमेंट एफ कह रहा है उसके एसिड ज्यादा हैं, लेकिन बोले उसकी सेल्स क्या है? इंसिडेंटल टू दी एक्टिविटीज। यहाँ पर अब इसका अपरेंट ये लग रहा है कि आई के अपने ये अजम्पशन ले ली। इसकी आप अजम्पशन दोनों तरफ ले सकते हैं कि भाई इंसिडेंटल का मतलब मैं यही ले रहा हूँ कि वो सपोर्ट करता है और इंटरनल सेगमेंट की बेस पर भी हो सकता है। आई के पे उसमें जा रहा है कि यार इसकी कोई सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन नहीं होती हैं और एक तरह से नहीं होता कि स्क्रैप वाला आइटम है।
तो आई कैप शायद उस अजम्पशन पे जा रहा है, तो ये क्या है। लेकिन अगर आपने इसका आंसर दूसरा भी लिया और आपने इसको रिपोर्टेबल भी बना दिया तो भी मसले की बात नहीं है। और इवन आपकी ये आई कैप और आप एग्री नहीं भी करते तो उसका 1 मार्क्स कटेगा, बाकी 7 मार्क्स हैं। लेकिन आई कैप ने यहाँ पर अपनी अजम्पशन की बेस पर कर दिया है। हमारे हिसाब से इसकी आइडियल अजम्पशन क्या है कि ये रिपोर्टेबल होना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से क्यों मैं कह रहा हूँ इंसिडेंटल का मतलब होता है कि यार इंटरनल तो कर लेना। मैं आपको इसलिए कहता हूँ क्योंकि देखें अगर एक सवाल हम करेंगे, आप करेंगे, वो एक तरह से क्विज का सवाल है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कहाँ गया ये सवाल, कहाँ गया। चलें ये वाला कौन सा था, ये वाला था। सर देखें इसका प्रॉफिट एंड लॉस तो मेंटेन हो रहा है, आप समझ रहे हैं, सेल्स भी है, सब कुछ है। तो अपेरेंटली ये लग रहा है मेरे हिसाब से कि यार इसकी सारी डिटेल्स मेंटेन होती है, सही है। और हमने कहा अगर ये सपोर्ट करता है कंपोनेंट सी एंड डी को तो फिर इसके रेवेन्यूज एक्सटर्नल क्यों है, समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आई कैप ने यहाँ पर एक वेग स्टेटमेंट की बेस पर दिया है, लेकिन टेंशन क्यों नहीं मैं आपको बता देता हूँ, इस वजह से नहीं लेंगे आप। मार्किंग स्कीम, ये जो लाइन लिखी होती है, मार्किंग इज गिवन एज गाइड, मार्कर ऑल्सो अवार्ड फॉर ऑल्टरनेटिव to a question relevant well reasoned comments explanation moreover the available marks in question may exceed the। तो आप यहाँ पर जब भी इस किस्म का कोई वेग आ जाए तो बोलिएगा मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ कि भाई इसकी इंटरनल सेल्स हैं और इंटरनल सेल्स अगर हों तो वो हो सकता है, ठीक है। और तो इसकी जो सवाल में एक्सटर्नल सेल्स भी थी, सही है ना। तो सर इस सवाल के अंदर थोड़ा सा इशू था, लेकिन हमने कहा जाने देते हैं। तो सर ये सवाल ऑपरेटिंग सेगमेंट के कौन सी आइटम का था, आए सर। अब आ जाते हैं मार्च 24 पे आते हैं। मार्च 24 में देखते हैं इसने क्या पूछा था ऑपरेटिंग सेगमेंट से। मोस्ट प्रोबेबली इसने एमसीक्यू ही पूछा होगा। चलिए जी, एमसीक्यू नंबर 2, IFRS 8 वुड बी एप्लीकेबल टू आर लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड पेरेंट कंपनीज, सेपरेट फाइनेंशियल एज वेल एज सेपरेट और कंसोलिडेटेड ओनली और ऑडिटेड ओनली। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली, क्योंकि अगर वो एक साथ प्रिंट हो रही है तो। फिर आते हैं बस इसमें एक ही नंबर की इसको नहीं, दूसरा भी आ गया। 6 पे आ जाते हैं। Which of the following quantitative threshold are specified by for the identification of a reportable operating segment? 1, 2, only 1, only 2, both? कितने लोग कह रहे हैं ओनली 2, कितने लोग कह रहे हैं ओनली 1? ओनली 1 क्यों नहीं है, एक्सटर्नल रेवेन्यू की बात कर दी। 2 सही है, गलत है। नेट एसेट्स, सर वो एसेट्स की बात करता है। नेट एसेट्स मतलब एसेट माइनस नन ऑफ द टू, समझे सर। ये इस तरीके से हम पेपर में गलती करते हैं ना सर। नन ऑफ द टू, उसने नेट एसेट्स की बात की है, उसका क्राइटेरिया क्या है, एसेट्स का। सही है सर। हम आए कर देख रहे कोई और तो नहीं पूछ लिया उसने इससे। सर ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें पेपर में दिमाग में रखना। ये एक आध नंबर जो है ना, अब आ जाते हैं सर इसमें देखते हैं हम। सितंबर 24, और इसमें इसलिए देख रहे हैं हमने कहा इसके बाद वाला हम नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे, वो हम पासिंग क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। आ जाएं सर। आ जाएं सर।
Which of the following is not required to be disclosed as per IFRS 8? बताएं इनमें से कौन सा डिस्क्लोजर के लिए ज़रूरी नहीं है? हम और बड़ा कर दें इसको। कितने लोग कह रहे हैं सी, कितने लोग कह रहे हैं ए, कितने लोग कह रहे हैं बी? बी और डी तो 50-50 में यहाँ पे उड़ गए ना, वो तो सही है। ए और सी का पड्डा है। हाँ भाई, ए और सी में से बनाए। सी वाले कितने, ए वाले कितने? प्रॉफिट एंड लॉस बताना होता है हमें हर कुछ का एंटिटी का? नहीं सर, लेकिन हमें ए में भी बताए कि सर यहां तक तो देखें, रेवेन्यूज फ्रॉम एक्सटर्नल कस्टमर फॉर ईच प्रोडक्ट एंड सर्विस का तो हम नहीं बताते, और ईच ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस वाली जो बात है ना सर, यहां पर वो कवर हो गया कि आप कंबाइन जब करते हो एग्रीगेशन क्राइटेरिया के बाद। उसका सही जवाब क्या है? अब हम आते हैं सर, हम किसकी तरफ जाएंगे? ये हो गए हमारे सारे पास पेपर्स ऑटम 19, जब से ये सिलेबस में आया तब से लेकर पिछली अटेम्प्ट को छोड़ के। सर अब इसके हमारे एमसीक्यूज बाकी हैं, जो कि स्टेट टेक्स में भी काफ़ी एमसीक्यूज वही हैं। तो आए एमसीक्यूज की तरफ आते हैं और फिर ये टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। ओहो, क्या ये लैपटॉप चेंज हुआ है? डाउनलोड वो क्यों नहीं आ रहे जो हमारे थे? वो नीचे है। लैपटॉप दूसरा है। चलिए सर एमसीक्यूज पे आते हैं। इसमें कुछ एमसीक्यूज मैंने ना एसीसी के भी डाले हुए, क्योंकि देखें जब ये टॉपिक नया नया आया था ना, तो आईकेप के पास अपना तो कुछ था नहीं, है ना। तो आईकेप ने चीज़ें कहाँ से ली थी? एसीसी है, सही है। एमसीक्यू नंबर 1 के इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है ना। 1, 2 और 3 को इग्नोर करके 4 से हम शुरू करेंगे। 4 एमसीक्यू नंबर 4 मैं स्क्रीन शेयर भी कर रहा हूँ ऑनलाइन वाले बच्चों। चलिए मैं ये कह रहा है, ऑपरेटिंग सेगमेंट इंफॉर्मेशन शुड increase the number of and provide more information, enable users and undertaking to management, enable and to provide timely for external, सही है, interim review, relatively low enhance consistency of with the discussion and for other, provide various measures of segment performance, provide information about the। अब ये एसीसी का एमसीक्यू है, आईकेप का नहीं है। मुझे बताएं इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन डी 6, रिड्यूस स्टाफ के बारे में ये नहीं बताता। 5 पे आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटिटी। ये तो बहुत सिंपल है। दैट एंगेजेस इन द बिजनेस फ्रॉम विच इट मे अर्न्स, सही। फिर हमने कहा आगे आ जाते हैं, होल whose operating results are regularly reviewed by entities CODM to make decisions for which discrete which is taxed separately। तो बताइए कौन सा सही है? बी 1 से लेकर 3, है ना। शुरू की टैक्स वाली बात तो है ही नहीं। फिर आते हैं सर, अ कंपोनेंट ऑफ एन अंडरटेकिंग दैट सेल्स प्राइमरीली और एक्सक्लूसिवली टू other operating segment, it must be classified as operating segment, it must be excluded from being an operating segment, it is if the undertaking is managed that way, it is if the management so desires। बताइए जी, सी। अगर ये उसी तरीके से मैनेज होता है तो ये होगा सी। IFRS 8 shall apply to listed companies, any company reporting under IFRS 8 या आधार का लिस्टेड कंपनी। ये तो हमें पता है 1 ओनली, है ना।
An operating segment may engage in business activities for which it has yet to earn revenues for. Example, startup operations, and it may be reportable segment before. अब आ जाए हेड ऑफिस एक्सपेंसेस के बारे में कह रहा है. अब कैन बी एलोकेटेड टू सेगमेंट्स ऑन अ रीजनेबल बेसिस, मस्ट नॉट बी एलोकेटेड, मस्ट बी एलोकेटेड, मस्ट बी एलोकेटेड टू सेगमेंट ऑन टर्नओवर, या हमने कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स. किस बेसिस पे हो? कितने लोग कह रहे हैं मस्ट नॉट बी और कितने लोग कह रहे हैं कैन बी? अब सर यहाँ पर स्टैंडर्ड क्या है? खामोश है भाई. स्टैंडर्ड कहीं बहुत सी जगह पे क्या होता है, तो वहाँ पर जजमेंट इंडस्ट्री प्रैक्टिस है कि आपको अव्वल तो इस किस्म के एमसीक्यूज देने नहीं चाहिए. लेकिन याद रखें दोनों ऑप्शन है कि आप एलोकेट ना करें, लेकिन मस्ट नॉट का मतलब क्या है? लाजिम कर रहा है वो. तो आप चाहें तो एलोकेट कर सकते हैं, चाहे तो ना करें. तो यहाँ पर सही ऑप्शन फिर हो जाएगा कैन बी एलोकेटेड. ए सही है, मस्ट नॉट बी नहीं. अब आ जाते हैं इजी एमसीक्यू है. Two or more operating segments may be into a single operating segment if aggregation is consistent with the core principle of IFRS 8. और कोर प्रिंसिपल क्या है भैया? वही पांचों बातें कर रहा है, छठी बात इसने डाल दी स्टाफ नंबर्स. तो वो तो नहीं है ना, तो 1 to 5 है ना, डी 1 to 5. फिर आगे आते हैं. आए फिर 11 में हमने गलती से इसमें यहाँ पर वो आ गया था, किसी ज़माने में 7 होते थे. ठीक है सर, 11-12 को आप छोड़ देंगे. अब आ जाएं सर एमसीक्यू नंबर 13. ये हमने उठाया है, एक वेबसाइट है ACCA की, जो ACCA के बच्चों का टेस्ट लेती है. ठीक है, ये एमसीक्यू हमने वहाँ से उठाया है. तो इसका आंसर, पहला एमसीक्यू बहुत सिंपल है, अगर आप गौर से पढ़ें तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव. फिर आगे बढ़ते हैं हम. ये है इफ एन एंटिटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई द IFRS चूजेस टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट डज नॉट कंप्लाई विद दिस शैल डिस्क्राइब द सेगमेंट इंफॉर्मेशन. एक एंटिटी जो कि इसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है, प्राइवेट कंपनी है, वो एक इंफॉर्मेशन डालती है और उसकी हेडिंग डाल देती है सेगमेंट इंफॉर्मेशन. क्या वो डाल सकती है? नहीं सर, वो फॉल्स हो जाएगा. लेकिन हमारे बच्चे तो आ जाएं वापस. नेट तो कनेक्टेड है. हसन का नंबर है. राजा बुलाकर, राजा बोलिए क्या हुआ है यार? बिल्कुल जल्दी. सुबह 11 बजे आना. तुम लोगों को भारी तो नहीं लगा? कितने लोग सुबह उठ जाते हैं जल्दी? कि कौन ऐसी अजीम हस्तियाँ जो फजर के बाद सोती नहीं है? कौन ऐसी हस्तियाँ जो सोती फजर में? पता नहीं यार, नेट तो सही चल रहा है. एक मिनट, मसला नेट का नहीं है, जूम का कुछ अलग मसला देखा. ये क्या, कहाँ जा रहा है? फजर के बाद कौन कौन सोते हैं? जो फजर के बाद ही सोते हैं माशाल्लाह रेगुलर बेसिस पर. फजर के टाइम पर नींद आ रही है? कोई नहीं है. कितने लोग हैं रात को 12 बजे तक सो जाते हैं, 12 या उससे पहले? पिछले 4 साल में खाली कोई एक दिन होगा जिसमें शायद मैं 12 बजे से पहले सो जाऊंगा.
एनी टाइम बिटवीन 2 to 3। बहुत कोशिश करता हूँ मैं जल्दी सोऊं। असल में मैं ऑफिस से ही, मेरी ऑफिस की रूटीन थोड़ी सी है आउट है। मैं जैसे अभी 2-2:30 बजे ऑफिस जाता हूँ, फिर 8-8:30 आ जाता हूँ घर पे। जी फर्म की 8-8:30 घर पे आ जाता हूँ, फिर 11 फिर जाता हूँ, फिर आता हूँ तकरीबन आ जाता हूँ 12:30 तक। एक शिफ्ट है वो काम कर रही होती है, उसके ऊपर थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस। तो 12-12:30 फिर जब मैं आता हूँ तो सोते सोते। चलिए बच्चों, हम ऑनलाइन वाले बच्चों को आप पहुँचा दीजिएगा पैगाम के रिकॉर्डिंग में इनका देख लीजिएगा, हम कंप्लीट करते हैं। चलें सर, कौन सा एमसीक्यू तक कर लिया था हमने? 14 है ना? 15। According to IFRS 8, startup operations may be before earning revenue. True? Yes sir। फिर आ जाएंगे, अंग्रेजी टेस्ट कर रहा है इसी से वाला। Adjustments and eliminations made in an entity's financial statements and allocation of revenues, expenses and gains or losses shall be included in determining reportable segment profit or loss dash. They are included in the measure of the profit or loss that is used by CODM unless only if regardless of the fact even if। कितने लोग करें only if? only if, लेकिन बेफिक्र पे आई के वैसे हरकतें नहीं करेगा। आई के अंग्रेजी टेस्ट करते हैं प्रॉपर सवालों में आ जाए। फिर आते हैं, ये अच्छा है, कितने लोगों को याद है डिस्क्लोज याद है? एन एंटिटी एक्स हैज 3 रिपोर्टेबल सेगमेंट, हमने कहा ठीक है जी। फिर कह रहा है ए बी एंड सी, the revenues for segment A, B and C for the reporting period is 5 million, 6 point and 4.5 million, 5, 6.5. These amounts include 1.3 million of inter-segment revenue from B2. There is also 2.4 million of revenue of other revenues not reflected in any segment. What amount of revenue should X report? चलिए सर फिर पढ़ते अपने का, ये आपके इसमें ये बुक में ही है। 3 सेगमेंट है ए बी और सी, 5, 6.5 और 4.5 का रेवेन्यू है, तो टोटल ये 16 का रेवेन्यू है, ऐसा ही है। बोला इसमें से इंटर सेगमेंट रेवेन्यू है 1.3 और एक ऐसा रेवेन्यू है 2.4 का जो किसी सेगमेंट का रेवेन्यू नहीं है। तो बताएं क्या होगा? क्या होगा? बी 17.1। कैसे? 16 प्लस 2.4 माइनस 1.3 है ना, तो 17 आ जाए सर। फिर आते हैं इम्पेयरमेंट, याद है कब होती है? जब रिकवरेबल अमाउंट क्या हो जाए? कैरिंग अमाउंट ज्यादा हो जाए, किससे? रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। उसके साथ देखें एमसीक्यू आ गया, an entity X has segments and the carrying amount of X non-current asset is 1200, out of which 500 किसके हैं? A के, और बाकी किसके हैं? B के, मतलब 700। A के रिकवरेबल अमाउंट एसेट्स का कितना है और B का कितना है? What amount of impairment loss should the entity report? छोटा करूं बड़ा करूं? छोटा करूं, पढ़ने में आ रहा है? देखिए सर, ए और बी हैं, टोटल 1200 के एसेट है। हमने कहा सर 1200 के एसेट्स में क्या हुआ? ए के कितने के हैं? 500 और बी के कितने के हैं? मतलब जो इसके एसेट्स हैं उसका रिकवरेबल अमाउंट कितना है और उसके एसेट का। अब बोल रहा है कि सवाल यहां पर यह कि टोटल की बेसिस पर मैं इंपेयरमेंट टेस्टिंग करूंगा। अगर टोटल की बेस पर करूं तो 650 प्लस 520 हो गए 1100
और 30 का इम्पेयरमेंट लॉस। ये इन दोनों के अलग अलग करूंगा, अलग अलग करेंगे। तो हमने कहा ए इम्पेयर नहीं हुआ, ये 500 पे ही रहेगा। बी इम्पेयर हो गया और कितने का लॉस आया? सही है सर, तो इम्पेयरमेंट लिखा हुआ बी है, शुड बी चेक्ड ऑन एंड नॉट ऑन, ठीक है। फिर वही एमसीक्यू आ गया, ए कंपोनेंट ऑफ अंडरटेकिंग दैट सेल्स प्राइमरी टू, वो भी हो सकता है सही, इट इज मैनेज दैट वे, हम कर चुके हैं ना। इसी तरीके से 20 रिपीटेशन है, ये सारे जो है ना इसी से हमने, हमारे आईकेप की बुक के ऊपर वाले थे कुछ, तो उन्होंने उठाए। 21 भी रिपीटेशन है, 22 पे आ जाते हैं, ये भी है 23, हेड ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारे रिपीट क्यों हो रहे हैं? चलें जी, इसके बाद हम आ गए हैं, आप क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है। अब इसमें जो जो सवाल हमने नहीं किए, क्वेश्चन नंबर 15, सर 15 भी आपका होमवर्क है, ये एक तरह से क्विज है आपका, ठीक है। हम अगली क्लास में इसको इंशाल्लाह पहले डिस्कस करेंगे 15 को, 14 आपका होमवर्क है। और इसके अलावा जो सवाल हमने नहीं किए, ऊपर हमने एक सवाल आई थिंक छोड़े हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7, ये दो सवाल 9, 7 हमने छोड़े हुए हैं, और ये 14 और 15, तो ये आपका हो गया IFRS 8, ACCA कर लिया, सब कुछ कर लिया। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं? तो सर IFRS 8 का इंशाल्लाह क्विज भी आपका ड्यू हो जाएगा, इस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक भी नहीं, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, नेक्स्ट वीक मेरी कोई क्लास नहीं होगी सर, काजी की होगी मेरी, फिर होगी उसके बाद वाले वीक, और फिर आपका ताल्लुक मेरे साथ ही ज़्यादा रहेगा, ठीक है। काजी आएंगे समवेयर, अपने एक टॉपिक का भी काजी अभी ख़त्म कराएंगे अफ्रीक 1, उसके बाद काजी की आपकी मुलाकात होगी मई के एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। मई के एंड में मोस्ट प्रोबेबली मैं उधर ज़्यादा चले जाऊँगा FAR 1 में, और काजी का फिर इधर वो फोकस होगा, ठीक है। कोर्स इंशाल्लाह जो है, कोशिश मेरी पूरी है कि आप लोगों को कम से कम 1 महीना पहले ख़त्म करा देंगे रिजल्ट से। तो अगले हफ्ते आपकी मुलाकात सिर्फ किससे होगी? काजी से, सही है। मेरे से मुलाकात आपकी होगी उससे अगले हफ्ते, सही है। उससे अगले हफ्ते भी आपकी हमारी मुलाकात होगी जुमेरात जुम्मा, हफ्ता 3 दिन लगातार। तो आप समझे, मेरे से 10 दिन के बाद आपकी मुलाकात होगी। चलो जी, अब आते हैं स्टोरी टाइम। और स्टोरी टाइम में होता है सबसे मेन चीज़ आपकी उम्र में जो मेरे हिसाब से ज़रूरी होती है, उसको हम कहते हैं क्लैरिटी ऑफ माइंड। मैं बहुत सारे बच्चों से बात करता हूँ, वो ज़िंदगी में क्लियर नहीं होते कि उन्हें क्या, मतलब आप कैरियर वाइज तो आप क्लियर हैं, लेकिन बहुत सारे मुकाम पे ना आप कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। क्या करना है, देखें, याद रखें कि जिसके पास क्लैरिटी ऑफ माइंड है ना, उसका माइंड फिर फोकस होता है। जिसके, मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर वो पेपर नहीं निकल रहा है, अब सोच रहा हूँ मैं ACCA कर लूँ या CA कोई कंटिन्यू करूँ, ये वो। मैं कहता हूँ भाई सही है, तूने मुझसे 6 महीने पहले भी यही मशवरा लिया था, ठीक है। मैंने कहा कहीं ना कहीं अपने आप को, मैं चल अभी भी ले ले, लेकिन 1 साल अगले 6 महीने बाद ये मशवरा नहीं लेना, तूने डिसीजन मेकिंग कर ली हो। बहुत सारे लोग ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात में ना क्लियर नहीं होते, कैरियर को लेके क्लियर नहीं होते। मतलब फाइनेंस के अंदर 2 अप्रोच है, आप एक फाइनेंस के ना, एक होता है इंटरनल ऑडिट में चले जाएं, सही है, और एक होता है एक्सटर्नल ऑडिट में जाए। 3 चीज़ें अगर आपके जो इंशाल्लाह फ्यूचर की होंगी, या तो आप किसी कंपनी में जाके फाइनेंस संभालेंगे, या तो इंटरनल ऑडिट, या तो एक्सटर्नल। आपका फर्म में जाने के बाद ना 1-2 महीने के अंदर, एक दो साल के अंदर क्लियर हो जाए कि यार मुझे क्या करना है। मतलब देखें, अगर आप वहाँ पर अभी तो शायद आप क्लियर ना हो, चलेगा, वहाँ पर क्लियर ना हो तो लॉन्ग टर्म में आप चले गए इंटरनल ऑडिट में, लेकिन आपको थोड़ा सा काम करने का शौक है तो इंटरनल ऑडिट में ठंड होती है, आप वहाँ पर होंगे। फिर इंटरनल ऑडिट की ग्रोथ लिमिटेड है। मैक्सिमम कंपनियों के जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट होते हैं ना, उनको मैंने 14-15 लाख से ऊपर जाते हुए नहीं देखा, इररिस्पेक्टिव उनके पास 40 साल का तजुर्बा। CFOs गो अप टू 50-60 लैक्स हाईएस्ट, अगर वो सही है ना। लेकिन हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट 15 लाख 16 लाख, बहुत हुआ 20 लाख शायद नहीं होगा।
CFOs 40-50 लाख 60 लाख पे भी पहुंच जाते हैं, बहुत ही तगड़ी कंपनी में। कम होते हैं वरना नॉर्मल देखो CFO का भी पाकिस्तान के अंदर में बता रहा हूँ मैक्सिमम आई हैव सीन कैपिंग 25 से 30 लाख मैक्सिमम। उसके बाद जब आपको 30 साल हो गए 35 साल हो गए ना 25-30 लाख बहुत हुआ तो कहीं 32-35। कुछ टॉप कंपनी से एंग्रो शेंग्रो के CFO वगैरह होते हैं वो चले जाते हैं 50-60 लाख पे, बैंक्स के चले जाते हैं। सही है, वरना थोड़ा सा ये इसी तरीके से बहुत सारे लोग ज़िंदगी में बिजनेस पार्टनर के टाइम पर भी क्लियर नहीं होते। हर बंदा, मैं अक्सर कहता हूँ बिजनेस पार्टनर कोशिश करें, बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर। लाइफ पार्टनर में बहुत सारे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती है और नॉट, और सबके लिए एक जैसा होता भी नहीं, लेकिन आई ऑलवेज से ज़िंदगी में बिजनेस हो या लाइफ हो, ज़्यादातर कामयाबी तब मिलती है जब पार्टनर्स के दरमियान थोड़ा एज डिफरेंस हो। क्या वजह है सर उसकी? अगर तो एज डिफरेंस होगा तो सर जो छोटा होगा ना वो रिस्पेक्ट में बहुत सारी बातें मान लेगा, सही है, और बड़ा होगा वो भी मतलब रहम खा करके या कुछ भी करके ना थोड़ा सा बोलेगा चलो यार अभी इसकी एज ऐसी है ना। एक जितनी जो एज होती है ना उसके अंदर रिकन्सिलिएशंस जब प्रैक्टिकल लाइफ में आता है ना मुश्किल हो जाती है, क्योंकि दोनों एक ही फेज से गुजर रहे हैं, सही, दोनों एक ही, छोटे में रिस्पेक्ट नहीं होंगे और बड़ा भी समझने के लिए तैयार नहीं होगा कि यार इस उम्र के जज्बात अलग हैं। मेरे जो पार्टनर्स हैं मुझसे 15 साल बड़े, मेरे 2 पार्टनर हैं माशाल्लाह और दोनों मुझसे एक 15 साल बड़े एक 13 साल बड़े हैं। तो होता यही है कि कभी कभी मुझे खुद भी लगता है कि यार मैंने कुछ चीज़ें फ्रंट फुट पे आके खेल ली, लेकिन वो जाने देते हैं। और इसी तरीके से कभी कभी मुझे होता है कि यार इनको ये बात मुझसे डिस्कस करनी चाहिए थी, उन्होंने कर ली, लेकिन फिर मैं भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट बोलता हूँ चलो यार छोड़ो, बड़े हैं। मुझे क्या ना इंस्टीट्यूट से ऑफर हुई थी बनाने की, सही है, जब एक इंस्टीट्यूट बन रहा था आज से कोई 4-5 साल पहले, तो उसकी जो बंदा एक जगह से अलग हुआ था उसने जो ना 2 बंदों से रब्ता किया। पहला रब्ता उसने मुझसे किया, फिर मैंने उसको दूसरे बंदे से भी रब्ता करवाया। तो मैं सिर्फ वहाँ से बैकआउट इसलिए हुआ कि उस जो बंदा था ना उसकी और मेरी, उसकी नेचर भी डोमिनेटिंग, मेरी नेचर भी थोड़ी डोमिनेटिंग। तो मैंने कहा यार दोनों का गुजारा हो नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मैंने कहा यार पार्टनर्स की कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स आप अपने घरों में देखिएगा, अम्मा अब्बा की नेचर चेंज होगी। कोई एक आपके घर में जो है ना बोलते हैं ना कि उसको हर काम वक्त पे चाहिए, और दूसरा सुकून वाला होगा। बहुत रेयर होता है कि अम्मा अब्बा दोनों को बेचैनी लगी हुई हो कामों की, है ना। क्यों यार, कोई एक गुस्से का तेज होगा, दूसरा जो है वो इतना नहीं होगा। वो अल्लाह ताला ने भी ऐसे ही जोड़ियाँ बनाई हुई हैं। तो पार्टनरशिप बिजनेस में भी ये होता है कि सर आपके पार्टनर के पास ना, अब मैं बता देता हूँ मेरे पार्टनर जो है ना वो उनकी अटेंशन टू डिटेल बहुत है, परफेक्शनिस्ट हैं वो चीज़ों में माशाल्लाह, उनके पास ये स्किल है। वो बोलते हैं कोई भी काम हो ना बिल्कुल अच्छे तरीके से हो। अब फाइनेंस की फील्ड में अच्छे तरीके से होना डेडलाइन के साथ थोड़ा मुश्किल है। मेरी अप्रोच होती है, मैं बोलता हूँ यार वही बात पासिंग मार्क्स अप्रोच, काम हो जाए। मैंने कहा अगर यार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी है ना तो उसको हम डेडलाइन मीट कर लेंगे बाद में, सही है। तो ये अब फिर हमें पता होता है कि यार किस प्रोजेक्ट पे मुझे जाना है, किस प्रोजेक्ट पे उनको जाना है, सही है। इसी तरीके से वो बिल्कुल डिसिप्लिन वाले आदमी हैं। भाई वो बोलते हैं एक पॉलिसी सबके लिए एक पॉलिसी। मेरा मानना है कि यार ऑफिस में गधे घोड़े बराबर नहीं होंगे। मेरी ऑफिस में मेरे कुछ लड़के हैं जो कि जिनको मैंने फुल शक्ति की, बेटा इतने बजे तू मुझे चाहिए, इतने बजे तेरी छुट्टी होगी। कुछ लड़के हैं, मेरा जो मैनेजर है वो बादशाह आदमी है, वो 2 बजे आता है, 1:30 बजे आता है, काम होता है तो वो बैठता है, 10 बजे तक काम नहीं होता वो 6 बजे चले जाता है, 7 बजे। कुछ लड़के भी ट्रेनिंग्स भी ऐसे ही हैं। क्यों? क्योंकि सर मुझे पता है यार ये लोग 3-4 घंटे में ना मैच निकाल देंगे, काम निकाल देंगे। मतलब ये वो पावर हिटर हैं जो कि काम होगा तो जिम्मेदारी से बैठ भी जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चों में वो एलिमेंट
तो अब क्या है, मेरे पार्टनर और मेरा इस पे आर्ग्यूमेंट होता है, बोलते हैं कि यार तू जो है ना ये हरकतें कर रहा होता है, और यार फिर लोग, मैंने कहा यार देखें, मैं कभी इस बात से नहीं डरता है किसी एम्प्लॉय को बुरा लगेगा। मैंने कहा यार तू उस काबिल हो जा कि मैं तुझ में मेरा इतना रिलायंस हो जाए कि यार मैं बोलूँ तू काम निकाल लेगा। तो फिर मैं पाबंदी, वक्त की पाबंदी नहीं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव भाई। तू घर से काम कर, मेरी वजह से सही। मैंने कहा मेरे तो देखो एज अ बिजनेस ओनर बहुत अच्छा है कि अगर एम्प्लॉइज़ जो है वर्क फ्रॉम होम करें, जिम्मेदारी से करें। क्यों सर? ओवरहेड्स बच जाएंगे मेरे, भाई मेरे क्या बच जाएंगे, लेकिन अगर तुम जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हो तो भाई। लेकिन सर वही बात है कि अगर ये स्किल्स ना हो ना, फिर मोटिवेशन, उम्र का तजुर्बा भी, और कभी कभी जवान के अंदर उम्मीद ज़्यादा होती है। मुझे मेरे पार्टनर, बिजनेस में आते हैं हिकअप्स आते हैं चीज़ें ऊपर नीचे, मेरे पार्टनर बोलते हैं यार इतने जो है ना दिमाग खोरी करने से अच्छा है कि बंदा जो है ना नौकरी कर ले। सही है। वो माशाल्लाह जो मेरे पार्टनर हैं, उनके अब्बू की तबीयत ख़राब हो गई थी, वरना वो अल जज़ीरा का शायद आपने नाम सुना हो, जो अल जज़ीरा है वो उसके हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट थे। तो वो अल जज़ीरा से जॉब छोड़ करके यहाँ पर आए थे। मैंने यूनिलीवर छोड़ी, सब चीज़ें छोड़ी। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार इतनी दिमाग खोरी करने से अच्छा बंदा जॉब कर ले यार। तो फिर मैंने उनको मोटिवेट किया, मैंने कहा टेंशन ना लें, चाहिए बिजनेस में चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह चीज़ें सही। तो ये सब चीज़ें लाइफ पार्टनर में भी सर क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा एक बात, एक आखिरी बात कहूँगा, और ये सच है। देखिए कुछ चीज़ें ना हम जितना भी बातें कर रहे हैं दुनिया के हिसाब से, सारी कुछ चीज़ें ना अल्लाह ने जेंडर रोल रखे, और अल्लाह ने एक मेंटल स्टेट दी है, और कब से दुनिया चल रही है ना। आपको पता है जेंडर रोल क्या है? मर्द अगर नहीं कमा रहा ना, उसको कल कला को अल्लाह के घर पे जवाब देना है। मर्द अगर कमाएगा नहीं ना, बीवी बहुत कमा रही है, बीवी उसको पाल रही है, फिर भी उसको अल्लाह के घर पे क्या देना होगा? क्योंकि अल्लाह ने जेंडर रोल मर्द का क्या रखा है? प्रोवाइडर। औरत का जेंडर रोल क्या है? कि यार उसके लिए बेसिक जिम्मेदारी होती है नस्ल। औरत कमा रही है ना, तो आपको पता है वो 1 रुपया घर के ऊपर खर्च करने की वो नहीं है, सारे पैसे बचा ले। मर्द कमा रहा है ना, तो उसको घर पे क्या करना है? खर्च करना है। अब जरा समझिएगा यहीं से एक बात, मर्द प्रोवाइडर है ना, तो अल्लाह ने उसके अंदर ना कुछ चीज़ों में पेशेंस ज़्यादा रखा है। अब उसके अंदर पेशेंस ज़्यादा रखा है ना, तो याद रखें मर्द को अगर उसके मुकाबले में कम इंटेलेक्ट की औरत मिलेगी ना, मर्द बहुत पढ़ा लिखा है, औरत नहीं पढ़ी लिखी, मर्द उसके साथ ज़िंदगी गुजार लेगा। मर्द उसके साथ ज़िंदगी गुजार लेगा। लेकिन अगर मर्द को उसके इंटेलेक्ट से खतरनाक ज़्यादा अच्छी औरत मिल गई ना, तो मर्द के लिए उसके अंदर की जो प्रोवाइडर होता है ना, तो उसके कहने के उसके अंदर की एक वो आती है कि यार मुझे करना है ना, वो ईगो इतना हर्ट होगी कि वो मसाइल करेगा। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ख़वातीन के लिए। ख़वातीन के लिए चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप शादी कर रही हैं ना, तो मेक श्योर जो बंदा है उसके इंटेलेक्चुअल लेवल आपके बराबर हो, आपसे ज़्यादा हो। अगर आपसे कम हुआ, बाकी उसका इंटेलेक्ट लेवल जो होता है ना कि यार सोचने की सलाहियत ही है वो, तो उसने ज़िंदगी अजाब कर देनी है आपकी। शुरू शुरू में तो मेरे बहुत सारे जानने वाले हैं, दुकानें, बोलते हैं यार किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करा दो। मैं उसके थोड़ा अगेंस्ट जाता हूँ। मैं कहता हूँ हालांकि हाँ, अगर उनमें से कुछ ऐसे होते हैं, देखिए पढ़ाई लिखाई चल दिमाग की सोच होती है ना कि यार अगर कुछ की सोच बड़ी है। मेरी कज़न है माशाल्लाह, शी इज़ अच्छी एजुकेटेड है, उसका शौहर मैट्रिक पास है, लेकिन जो मैट्रिक पास बंदा उसकी सोच बहुत अच्छी है माशाल्लाह, ही इज़ अ बिजनेस मैन। सही है। तो वरना मैंने देखा है कि अगर औरत पढ़ी लिखी ज़्यादा हो जाए या पढ़ी लिखी सोचती अच्छा हो, मर्द की ना हो, तो मर्द उस औरत की ज़िंदगी क्या कर देगा? अजाब। और ये बात नेचुरली औरत के साथ होती भी है कहीं। देखो औरत को अल्लाह ने बनाया इमोशन से, मर्द के अंदर जो है ना, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, मर्द फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं होता जितनी औरत होती है। मैं कहता हूँ वज़न उठाना इज़ नॉट, सही है, 2-3 इसके आप, मैंने कहा जो बच्चा पैदा होता है ना, जो इसका पेन होता है। दूसरा, आप देख लें, आपके अपने ख़ानदान में आसपास देख लें, मर्द निकल जाते हैं हार्ट अटैक इससे उससे,
औरतें सरवाइव कर रही होती हैं। फिजिकली औरत ज़्यादा स्ट्रांग बनाई है अल्लाह ने, मेंटली अल्लाह ने मर्द को ज़्यादा स्ट्रांग बनाया है। मर्द को जज्बात पे कंट्रोल हासिल है औरत के ऊपर, और अल्लाह ने जानबूझ के इमोशंस डाले। क्यों? सर उसको बच्चे बड़े करने हैं, बच्चे अभी तुम लोगों के हुए नहीं है। किसी के भाई बहन को तुम्हें पता चलेगा कि जो बच्चे जो है ना, उसको बर्दाश्त करना जब वो छोटा हो। सही है, अभी तो अपनी मर्जी के मालिक हो, तो जब बच्चा छोटा होता है ना, वो आपको कभी 24 घंटे जगवा सकता है, कभी 48 घंटे जगवा सकता है। तो उसको जब बर्दाश्त करने के लिए ना मर्द के पास इतना, जब भी आपने देखा होगा अक्सर मीम्स वगैरह आती हैं, माएँ करती हैं, बाप को बच्चा दिया, बाप ने गेम पे लगा दिया, इस पे लगा दिया मोबाइल पे, बाप बोलते हैं भाई मेरे को ना अपना पीस चाहिए। सही है, तू जो करना है कर। तो औरत के अंदर इमोशंस होते हैं, ममता होती है, तो यार उसको बच्चों को तो क्लैरिटी कुछ चीज़ों में, बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, उनमें रखें, अपने आप को देखें, मेंटल मैचिंग देखें, नहीं तो सर आगे जाके मसाइल होते हैं। मैं अक्सर अपने मेरे मेरे एक जो 2 पार्टनर में से भी एक थोड़े डोमिनेटिंग है, बट उनसे मेरा वास्ता ज़्यादा नहीं पड़ता, तो मैं कहता हूँ मतलब अगर इनके साथ मेरा ज़्यादा वास्ता पड़ता ना, तो हम दोनों का फड्डा हो चुका होता। क्योंकि मैंने कहा यार इनकी अलग डोमिनेशन है, मेरी अलग होती है। दूसरे जो पार्टनर है मेरे, वो माशाल्लाह फितरतन थोड़े ठंडे, तो ही नोज हाउ टू लेट गो। तो ये चीज़ें दिमाग में रखो। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आफ्टर 10 डेज इंशाल्लाह। काजी भाई के साथ अच्छे से पढ़ना है। अल्लाह हाफिज़।